तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से होली को एंजॉय किया होगा और अब आप लोग जो है होली मना के एकदम फिर से जो है होली को एंजॉय कर से अब आप फिर से पढ़ाई में जुट चुके होंगे। लास्ट 2 दिन से आपकी क्लासेस नहीं आई क्योंकि होली का त्यौहार था, तो हमने सोचा कि होली के दिन क्लासेस ना दी जाएँ, क्योंकि हम भी थोड़ा सा बिजी थे और आप लोग भी थोड़ा सा एंजॉय किया करिए, क्योंकि जब एंजॉय करेंगे तो थोड़ा सा रिफ्रेश होकर फिर से आपकी पढ़ाई जो है होगी, आपको मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। तो चलिए देखते हैं हम अपनी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें हम देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। कल हमने जो अपनी क्लास ख़त्म की थी, मतलब लास्ट जो हमारी क्लास आई थी, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर चर्चा की थी और ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन के ऊपर। आज आपकी 2 क्लासेस आएंगी छोटी छोटी, इसी इसी के लिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो हमारा चल रहा है कोर्स, इसमें हमारी 2 छोटी छोटी क्लासेस आएंगी। पहले हम चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन के ऊपर, कुछ जो विशेष विशेष इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अगली जो हमारी क्लास आएगी वो आएगी जो जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख सम्मेलन हुए हैं उस पर, वो अलग क्लास रहेगी, छोटी सी क्लास ये है। उसके बाद आप लोग जुड़े रहिएगा, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है लाया जा रहा है, जो कि आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और वो एकदम आपके लिए फ्री होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन करने का पॉइंट होगा वो होगा जलवायु परिवर्तन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अपना इसको समझते हैं कि क्या है जलवायु परिवर्तन, इन चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद हम अपनी पीपीटी पे आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि जलवायु क्या होती है। क्या आप लोगों को पता है कि जलवायु क्या होती है? जलवायु क्या होती है आप लोग बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम यही समझते हैं कि जलवायु क्या होती है, क्योंकि जब हम पहले समझ लेंगे कि जलवायु क्या होती है तभी हमें आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे आप सबको जलवायु तो पता ही होगी, लेकिन एकदम शॉर्ट में हम देखते हैं कि जलवायु क्या है। देखिए आप सबको पता है कि जलवायु क्या है। जैसे कोई स्थान है, कोई प्लेस है, उस स्थान पे जो लंबे समय तक, मतलब एक लंबे टाइम पीरियड में, और लगभग ये टाइम पीरियड 30 वर्षों का माना जाता है, इस लंबे समय में जो मौसम की घटनाओं का एवरेज होता है, मौसम की दशाओं का, मौसम की घटनाओं का, जो भी आप कह लीजिए, जो यहाँ का एवरेज मौसम होता है एक लंबे टाइम तक, वो उसकी वहाँ की जलवायु बोली जाती है। मौसम की घटनाओं का औसत, ठीक है, इसको समझिए, मौसम की दशाओं का औसत, वो वहाँ की जलवायु होता है। मतलब कोई, जैसे आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया का किसी मतलब किसी विशेष स्थान में रहते होंगे ना, किसी भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे हम उत्तर भारत में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे एक लंबे टाइम पीरियड से एक विशेष जो है मौसम की कंडीशंस है ना, तो उसी को यहाँ की जलवायु बोला जाता है, उसी को यहाँ की जलवायु बोला जाता है। बाकी जलवायु की चर्चा विषय कहाँ का है? ज्योग्राफी की क्लास का विषय, यहाँ पे हम समझते हैं। तो देखिए अब ये स्थान जो होता है, इस स्थान की कुछ क्वालिटी जो जैसे यहाँ की कुछ प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं, यहाँ की कुछ स्थानिक विशेषताएं होती हैं और कुछ प्रादेशिक विशेषताएं भी होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण वहाँ की जलवायु प्रभावित भी होती है। जलवायु की बात करें या मौसम की बात करें, वो चीज़ें प्रभावित भी होती हैं, ठीक है। अब कैसे प्रभावित होती हैं? जैसे देखिए, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे वन हैं, बहुत सारे क्या हैं? वन हैं, ठीक है। और यहाँ की क्या विशेषता है? ये यहाँ की विशेषता ही तो है, प्रादेशिक और स्थानिक विशेषताएं, कि यहाँ पे बहुत सारे वन हैं, मतलब हरा भरा क्षेत्र है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है। क्या है? यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो कि पॉल्यूशन करती हैं। यह एक गांव, ग्रामीण एरिया है। कहाँ का एरिया है? गांव वाला, तो भी यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सब खेती करते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई बहुत बड़ी मतलब रासायनिक फैक्ट्री नहीं है। तो अब यहाँ का क्या होगा? यहाँ पे जो होगा, यहाँ की जब आप वायुमंडल की जो गैसें देखेंगे, जैसे यहाँ आप देखेंगे कि अच्छा CO2 की मात्रा भी बहुत सही है। यहाँ पे जब आप देखेंगे AQI इंडेक्स देखेंगे तो आपको बहुत सही दिखेगा इस एरिया का। उसी प्रकार एक एरिया है। अब यहाँ पे जब इतनी चीज़ें हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी भी थोड़ी सी कम रहे गर्मी के मौसम में। लेकिन उसी प्रकार का एक दूसरा एरिया है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। जहाँ पे क्या है? जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारी ऐसे रासायनिक मतलब फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारे रसायन बनते हैं और वहाँ का जल भी इनसे प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेड़ पौधों को लगातार काट दिया गया है, यानी कि वनों का निर्मूलन कर दिया गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। अब यहाँ का जो मौसम होगा, कुछ ना कुछ इन दोनों में आप देखेंगे कि सेम जगह पे रहते हुए कुछ ना कुछ स्थानिक विशेषताएं आ गई ना। यहाँ पे आपको ज़्यादा गर्मी का आभास होगा, यहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होगा, यहाँ पे कम गर्मी का आभास होगा, पोल्यूशन थोड़ा सा कम होगा, आप ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। तो ये होती हैं वहाँ की स्थानिक विशेषताएं। तो ये वहाँ की जलवायु या मौसम को प्रभावित कर रही हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल प्रभावित कर रही हैं। अगर कहीं के वनों का हम काट देंगे, एक लंबे देश क्षेत्र के वहाँ के सारे वनों को अगर काट दिया जाए तो हो सकता है कि वहाँ धीरे धीरे बारिश भी होना बंद हो जाए। तो यानी कि हमने यहाँ देखा कि जलवायु जो होती है, एक लंबे मौसम की जो है घटनाएं जो होती हैं, उन्हीं का क्या होता है? एवरेज होता है। और ये सारी चीज़ें, चाहे जलवायु हो चाहे मौसम, ये वहाँ की स्थानिक विशेषताओं के कारण भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर पूरे मौसम की बात करें, पूरे पूरे जो है मौसम की बात करें, पूरी पृथ्वी
के मौसम या पूरे पृथ्वी की जलवायु की बात करें तो देखिए जो हमारी पूरी पृथ्वी है, अगर हम औद्योगिक क्रांति के पहले की बात करें, औद्योगिक क्रांति के पहले जब मतलब विज्ञान और साइंस ने इतनी प्रगति नहीं की थी, किसने, साइंस और आपकी टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति नहीं की थी, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, तो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी नहीं थी। तो उस समय क्या था, उस समय जो आपका हमारा वायुमंडल है, जो वायुमंडल है, हमने कल बताया था ना कि वो एक समय वायुमंडल में कितना, शायद 298 ppm था, और आज हम 450-500 ppm पहुंच चुके हैं। ठीक है, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की चर्चा की थे ना लास्ट क्लास में। तो वायुमंडल है, तो इस समय जो गैसों का संतुलन था और जो आज गैसों की स्थिति है, इस वायुमंडल में गैसों की स्थिति है, वो क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी है, मतलब बहुत चेंजेस आ चुके हैं। तो इससे क्या होता है, अब इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, जैसे जैसे क्या प्रभावित हुआ है, तो जैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा क्या हो गई है, वायुमंडल में बढ़ चुकी है। अगर हम औद्योगिक युग से पहले देखें, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उसके पहले ग्रीन हाउस गैसों का इतना उत्सर्जन नहीं होता था जितना अब जो है ग्रीन हाउस गैसों की जो है मात्रा वायुमंडल में हो गई है। ठीक है, हम बहुत सारे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन का भी इस्तेमाल बढ़ गया है। औद्योगिकरण के पहले ये नहीं था, बाद में ये चीज़ें हो गई, अब बहुत जीवाश्म ईंधन का हम यूज कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन मतलब जैसे आपका कोयला हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया। ठीक है, हम वनों को लगातार काटते जा रहे हैं, वनों को लगातार काटते जा रहे हैं, वनों को लगातार क्या कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं। अब इसका सबका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसका सबका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ऊष्मन या वैश्विक तापन क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर जो है ये भी बढ़ रहा है, हमने कल चर्चा की थी। ठीक है, उसके बाद सूखा, बाढ़, इसी प्रकार की अन्य बहुत सारी मौसम की चरम स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए पहले कुछ और जलवायु थी, कुछ और मौसम होता था, लेकिन आज हमारी क्रियाकलापों के द्वारा कुछ और जलवायु हो गई है, कुछ और मौसम हो गया है। जैसे कि आप अभी अनुभव किए होंगे, जब से आप लोग हुए हैं, एक समय था कि नवंबर दिसंबर में उत्तर भारत में एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती थी, पूरा दिसंबर एकदम ठंड होता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब ठंड 10-15 दिनों के लिए आती है तो आती है, कभी कभी तो वो भी नहीं, 7-8 दिनों के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब आती तो है लेकिन उतनी अच्छी ठंडी नहीं होती। इससे क्या होता है, अब जब मौसम बदल रहा है, आप देख रहे हैं, इनका सबका रीज़न क्या है, हमने आपको बताया, अब मौसम बदल रहा है, तो इसी को कहा जाता है जलवायु परिवर्तन। यानी कि पहले की जलवायु और अब की जलवायु में परिवर्तन हुआ है ना, इसे ही क्या कहा जाता है, जलवायु में परिवर्तन। अब जब ये परिवर्तन बहुत चरम रूप में होता है, बहुत चरम रूप में, जैसे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जा रही हैं, ग्लेशियर्स पिघले चले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, सूखा बाढ़ की बारंबारता आ जा रही है। इससे क्या हो जा रहा है कि मानव हमारे और साथ साथ इस पूरे इकोसिस्टम, इस पूरे जैवमंडल की बहुत सारी प्रजातियों के अस्तित्व पर क्या आ जा रहा है, संकट आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, संकट आ जा रहा है। तो इसी के लिए हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि हम जलवायु संकट से निपटने के लिए जो इतना अनियमित तरीके से हम जो है परिवर्तन ला रहे हैं अपने इकोसिस्टम में, उसको सही किया जाए। तो इसी के लिए हम देखते हैं कि बाद में जो है जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, बहुत सारे भारत के स्तर पर और वैश्विक स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो अब आशा करते हैं कि आप लोग जलवायु परिवर्तन क्या है वो समझ चुके होंगे। यानी कि ये पहले एक जलवायु थी, परिवर्तन का मतलब परिवर्तन है कि पहले की जलवायु और आपकी जलवायु में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ है, वही क्या है, वही है आपका जलवायु परिवर्तन। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने कहाँ पे, PDF की ओर अगर चलें। चलिए, क्लास आज की थोड़ी छोटी होगी क्योंकि अगली क्लास में जो चर्चा करेंगे, वो जो जलवायु सम्मेलन की चर्चा, वो अगली क्लास में हम पूरी शुरू से करेंगे। तो देखिए, अब जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो हमारा पहला पॉइंट है पढ़ने के लिए, वो है मिलुटिन मिलानकोविच। अब ये कौन थे, इनके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। लिखा तो है PPT में, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। इनका नाम क्या है, इनका नाम है मिलुटिन, इनका नाम है मिलुटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। मिलुटिन मिलान, इनका नाम है मिलुटिन मिलानकोविच। उसमें लिखा है, नोट्स में जो नहीं लिखा होगा हम आपको बता देंगे, किसी के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा होगा। समझिए यहाँ पे, ये कहाँ के थे, ये आपके सर्बिया नाम का एक देश है, ये आपके सर्बिया के थे। कहाँ के थे, ये आपके सर्बिया के थे। सर्बिया के क्या थे, तो ये खगोलविद थे। क्या थे, ये सर्बिया के एक खगोलविद थे। इन्होंने एक परिकल्पना दी, इन्होंने एक परिकल्पना दी, किस चीज़ की परिकल्पना, जलवायु परिवर्तन की, जलवायु परिवर्तन की इन्होंने एक परिकल्पना दी। और वो परिकल्पना जो थी वो आधारित थी, वो परिकल्पना आधारित थी आपकी खगोलीय सिद्धांत पर, खगोलीय सिद्धांत पर, खगोलीय सिद्धांत पर। तो इनकी इस जो ये जलवायु परिवर्तन की इन्होंने ये परिकल्पना दी, इस परिकल्पना को कहा जाता है जलवायु परिवर्तन की खगोलीय परिकल्पना, जलवायु परिवर्तन की
जलवायु परिवर्तन का खगोलीय सिद्धांत। अब हम चर्चा करेंगे कि इस सिद्धांत में था क्या। इस सिद्धांत में था क्या, इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख चीज़ें जो आपको याद रखना है, वो एकदम ध्यान से याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन की प्रमुख चीज़ें क्या हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो खगोलीय सिद्धांत था, इसमें क्या आपको मेन चीज़ याद रखना है। देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत था ये था कि जो पृथ्वी है आपकी, इसमें 3 पॉइंट आपको सबसे पहले तो याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इस सिद्धांत में एक चीज़ बताई गई कि जो पृथ्वी है और ये सूर्य है आपका, तो जो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण की मात्रा है, सौर विकिरण की मात्रा है जो सूर्य से पृथ्वी तक आती है, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली जो सौर विकिरण की मात्रा है, इसमें परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन डिपेंड किस पे करता है, तो ये जो सूर्य के संदर्भ में जो पृथ्वी की स्थिति होती है, सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की जो स्थिति होती है, पृथ्वी की स्थिति होती है, उस पर ये डिपेंड करता है, स्थिति पर, पृथ्वी की स्थिति पर। ये परिवर्तन सौर विकिरण जो आ रही है पृथ्वी पे, वो उसकी मात्रा क्या होती है, परिवर्तित होती है। और मात्रा परिवर्तन के साथ ये डिपेंड किस पे होती है, मात्रा परिवर्तन को सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति क्या है, ये इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब अभी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, थोड़ा धैर्यता बना के रखिए, अभी आप समझेंगे। इसके लिए 3 चीज़ें आपको याद रखना है। एक है उत्केंद्रता, दूसरी है त्रियकता, और इसमें एक चीज़ और आती है, उत्केंद्रता आ गई आपकी, त्रियकता आ गई, और एक चीज़ है, वो है आपका विषुव आयन। वो क्या है आपका, वो है आपका विषुव आयन। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं कि जो खगोलीय सिद्धांत है उसमें ये 3 चीज़ें आती हैं, उत्केंद्रता, त्रियकता और विषुव आयन। अब ये 3 चीज़ें जब आप समझेंगे तो उसी के साथ ये वाला पॉइंट भी समझ जाएंगे कि सौर विकिरण में परिवर्तन कैसे हो रहा है और आखिर पृथ्वी की स्थिति कैसे परिवर्तित होती है। देखो, ये है आपका सूर्य, ठीक है, ये है आपका सूर्य, यहाँ पे है आपकी पृथ्वी। ये सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, या क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब आप लोगों को पता होगा, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये लगभग अंडाकार जो है, लगभग अंडाकार, ये जो इसका मार्ग है, ये मार्ग कैसा होता है जिसमें ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, तो ये लगभग अंडाकार मार्ग होता है, ठीक है। लेकिन ये मार्ग लगभग 1 लाख वर्षों में, ये मार्ग लगभग 1 लाख वर्षों में थोड़ा सा गोलाकार हो जाता है। क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। तो यानी कि पहले अगर यहाँ से इस पृथ्वी यहाँ आती थी तो यहाँ पहुँचती थी, लेकिन धीरे धीरे मार्ग अगर परिवर्तन होता है, वो गोलाकार हो गया है, तो अब यहाँ आ गया, अब सूर्य की ज़्यादा नज़दीक आ गई है, ठीक है। तो क्या होगा, पृथ्वी पर आने वाली विकिरण की मात्रा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, पहले यहाँ से होकर गुजरती थी, अब यहाँ से, ठीक है। तो ये धीरे धीरे होता है, कभी यहाँ से होकर गुजरेगी, यानी कि मार्ग जो है वो कभी कभी अंडाकार, ऐसे आप याद रखिए, कभी कभी अंडाकार होता है और कभी कभी गोलाकार, और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे बदलता रहता है। तो जब इसे ही कहते हैं उत्केंद्रता, यानी कि पृथ्वी जो सूर्य के संदर्भ में वो कहाँ से घूम रही है, उसका मार्ग क्या है, बेसिकली वो होती है उत्केंद्रता, ठीक है। तो अब जब इसके मार्ग में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, सूर्य से आने वाली विकिरण की मात्रा बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी, आप कहेंगे हाँ। दूसरी चीज़ आती है त्रियकता। त्रियकता होती है कि पृथ्वी जैसे घूमती है तो पृथ्वी एक विशेष कोण पर झुकी हुई है ना, पृथ्वी एक विशेष कोण पर झुकी हुई है। अब आप लोग बताइएगा कि वो कोण क्या है, पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है अपने अक्ष पर, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी वर्तमान में कितना है, हम इसका एक वो बता दे रहे हैं कि ये जो परिवर्तन होता है लगभग 22.1 से 24.4, ये जो इसका एंगल है, इसका जो झुकाव है वो 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच में परिवर्तित होता रहता है, बहुत स्लो। लगभग 41 से 42 वर्षों में यह परिवर्तन होता है, यानी कि कभी 22.5 डिग्री पे झुकी होगी, कभी 23 डिग्री पे झुकी होगी, कभी 23.5 डिग्री पे झुकी होगी, कभी 24 डिग्री पे झुकी होगी, कभी 24.5 डिग्री पे झुकी होगी, इतने के बीच ये परिवर्तन होता रहता है। अब आपको बताना है कि अभी कितना है। अब बताइए कि जब ये झुकाव में परिवर्तन होता है ना, तो इससे डिसाइड होती हैं पृथ्वी की ऋतुएं, इससे क्या डिसाइड होती हैं, ऋतुएं। तो जब झुकाव में परिवर्तन होगा तो ऋतुओं में भी परिवर्तन होगा ना। हम वही परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि जो सौर विकिरण की मात्रा है वो सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति पर जो है डिपेंड करती हैं। तो इसका मतलब कि पृथ्वी पर की स्थिति बदलेगी तो सौर विकिरण की मात्रा में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। अब पृथ्वी की स्थिति कैसे बदल रही है, तो उसकी चीज़ हमने बताया कि पृथ्वी की स्थिति जो है डिपेंड करती है उत्केंद्रता पे, तिर्यकता पे और विषुव आयन पे,
ठीक है, ये चीज़ें आपको रट ली हैं, ये जो हम समझा रहे हैं ये समझनी है। पेपर में ये पूछेगा कि इसमें कौन सी चीज़ें नहीं शामिल हैं, 3 के अलावा चौथी चीज़ दे देगा, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि वो नहीं शामिल है। तो उत्केंद्रता समझ गए, मतलब उसका जो मार्ग है वो गोलाकार रहता है, कभी कभी अंडाकार है, मार्ग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। मतलब पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन समझ रहे हैं ना, कैसे पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहला तो हम देखें कि उसके मार्ग में परिवर्तन होता है, जिसको उत्केंद्रता कहते हैं। फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और उसके झुकाव कोण में भी परिवर्तन होता रहता है, जिसे तिर्यकता कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार होता है आपका विषव आयन। उसी प्रकार क्या होता है विषव आयन। जैसे देखिए लट्टू है ना, लट्टू है, ऐसे घूमते 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 जब ये नाचता रहता है तो इसे थोड़ा थोड़ा डगमगाता है ना। तो उसी प्रकार अपने अक्ष पे जो पृथ्वी डगमगाती है थोड़ा थोड़ा, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस वो भी होता है, तो उसे बोला जाता है विषुवायन। क्या बोला जाता है उसको? विषुवायन। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि आपके पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित हैं। तो हम इसकी एक बार फिर से आपको रिवीजन कराते हैं। एक थे वैज्ञानिक जिनका नाम था मिलुटिन मिलानकोविच, जो कहाँ के थे? सर्बिया के खगोलविद थे। इन्होंने एक परिकल्पना दी। क्या परिकल्पना दी? जलवायु परिवर्तन की। अच्छा, यहाँ पे हम समझ लिए, समझते हैं, चल के रिवीजन करवाते हैं पीपीटी में, क्योंकि वहाँ बढ़िया बेहतरीन एक इमेज लगी हुई है जिससे आप समझ जाएंगे, एक विजुअल वहाँ पे है, ठीक है। देखिए मिलुटिन मिलानकोविच ने जो है, इन्होंने, ये सर्बिया के थे, इन्होंने क्या परिकल्पना दी? इन्होंने परिकल्पना दी किसकी? आपके खगोलीय सिद्धांत की, जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत की। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि खगोलीय सिद्धांत की परिकल्पना किसने दी? तो मिलुटिन मिलानकोविच ने, जिसको मिलानकोविच परिकल्पना भी कहा जाता है। हमने बोला कि इन्होंने क्या परिकल्पना दी कि जो पृथ्वी पर आने वाले विकिरण की मात्रा है वो पृथ्वी की स्थिति पर डिपेंड करती है कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की क्या स्थिति है। फिर हमने बताया कि इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 स्थितियों को बताया कि 3 कारण से पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। वो क्या है? पहली उत्केंद्रता है। उत्केंद्रता देखिए हमने बताया कि कभी इसका मार्ग ऐसे है और कभी इसका मार्ग ऐसे हो जाता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लगभग 1 लाख वर्ष 2 लाख वर्षों में ऐसे होता रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताई तिर्यकता। देखिए कभी पृथ्वी ऐसे है अपने अक्ष पे, कभी ऐसे झुक गई है, और हमने बताया ये झुकाव आपका 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच होता है, बहुत स्लो प्रोसेस में। अभी कितना है आपको कमेंट करके बताना है। ये है तिर्यकता। इसके कारण भी क्या होता है? पृथ्वी की ये जो है स्थिति परिवर्तित हो रही है, मतलब इस पे आने वाली ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित हो रही है। उसके बाद विषव आयन बताए कि अपने स्थिति पर जो ऐसे ऐसे डगमगाता है, जैसे कभी आप लट्टू नाचते हुए देखें, ऐसे नाचता है तो ऐसे 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 कभी कभी ऐसे ऐसे लहराता रहता है ना, तो उसे कहते हैं विषव आयन। तो ये 3 चीज़ें जो है इस खगोलीय सिद्धांत के लिए किन्होंने दी? मिलानकोविच ने दी। अब आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो पीछे करिए, फिर से देखिए। याद क्या करना है? किसने संकल्पना दी? किस संकल्पना का क्या नाम है? संकल्पना का नाम है जलवायु परिवर्तन का खगोलीय सिद्धांत, और इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्केंद्रता, तिर्यकता और विषुवायन। यही आपको याद रखना है जितनी पीपीटी में लिखी है, ठीक है। इसमें याद रखना है कि आपको कि सौर किरणित ऊर्जा इस सिद्धांत से नहीं संबंधित है। सौर किरणित ऊर्जा इस सिद्धांत से नहीं संबंधित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसको नहीं भूलना है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों की परिभाषा क्या है, और वो परिभाषा एक सर्वमान्य परिभाषा है जो कि आईपीसीसी जो है आपका उसने दी है, ठीक है। उसने क्या दी है कि पृथ्वी जो है आपकी, पृथ्वी के जो वातावरण है, ठीक है, पृथ्वी के वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। ऐसी गैसों को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। इसको हम लास्ट क्लास में भी समझे थे। हमने बताया था ना कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि यहाँ से जाने वाली जो ऊष्मा है उसको अवशोषित कर लेती हैं, जिससे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है पृथ्वी के चारों ओर का। ये अवशोषित और उसको फिर से उत्सर्जित करती हैं उस ऊष्मा को। तो इन्हीं को, ये जो जितनी ये गैसें हैं उनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसें। तो वही लिखा है, ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। वो क्या हैं? आपकी ग्रीन हाउस गैसें। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के बारे में हमने कल चर्चा की थी, जिसमें आपकी थी CO2, H2O यानी कि जलवाष्प, आपका जलवाष्प ही तो है, H2O आपका पानी, और जब वो वाष्प के रूप में होता था उसे क्या कहते हैं? जलवाष्प, जब वो गैसीय फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 है आपकी, मीथेन और ओजोन। ये प्रमुख जो हैं क्या हैं? आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों के ऊपर पूरी चर्चा हम लोगों ने अंतिम क्लास में की है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया हो तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक बात होता है, एक कॉन्सेप्ट है आई स्कोर का। आई स्कोर क्या है? ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि आई स्कोर क्या है, आपको ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो आई स्कोर का मतलब समझते हैं आप? जैसे बहुत ऐसे बड़ी सी बर्फ़ है और उसमें से हम एक बेलनाकार ऐसे बर्फ़ को काट के निकाल लें। बहुत, जैसे आप कहीं जाइए जहाँ बर्फ़ की चादरें, खूब बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, और उस ग्लेशियर से आप एक बेलनाकार ऐसे जो है बर्फ़ ऐसे काट के निकाल लीजिए, उसके अंदर डालिए और बर्फ़ काट के निकाल लीजिए, तो उसे कहा जाता है आई स्कोर। उसे क्या कहा जाता है? आई स्कोर। जैसे देखिए, आप फ्रीजर में जाइएगा, ऐसे खूब सारी बर्फ़ जमाइएगा, फील कीजिएगा कि वो आपका ग्लेशियर है, ठीक है।
किसी बहुत बड़े बर्तन में। फिर उसमें से ऐसे एक बेलनाकार बीच से ऐसे काट के निकाल लीजिएगा। वो जो निकल रहा है उसको ही कहा जाता है, वो समझ लीजिए वो क्या है आपका आइस कोर, यानी कि आइस का एक, ठीक है। और इसका आकार क्या होता है, लगभग ये बेलनाकार होता है। ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके आगे की चीज़ है। इसकी ये देखिए, ये इसका इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जैसे हम जो आपके ग्लेशियर्स हैं, आपको पता है जो आर्कटिक में, अंटार्कटिक में बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो आज के नहीं हैं, वो बहुत करोड़ों वर्षों पहले से हैं, करोड़ों वर्षों के पहले से हैं। लेकिन अब वो एक, अगर मान लीजिए बहुत दिन पहले से हैं और आज तक उसी कंडीशन में जमा हैं, तो यानी कि जब उनका निर्माण हुआ तब से आज तक की जो जलवायु परिवर्तन की कंडीशंस हैं उनके अंदर जो है समाहित है, उनके उनमें उनका अवशेष आपको मिलेगा। ठीक है, आपको जानकारी मिलेगी कि किस समय कैसे जलवायु परिवर्तन हुआ। तो यानी कि जब हम एक आइस कोर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ वाला, जैसे आपका इतना मोटा सा ग्लेशियर है, ठीक है, ये बहुत दिन पहले जमा, इसके ऊपर वाली परत उसके बाद जमी, इसके ऊपर वाली परत उसके बाद जमी, इसके ऊपर वाली, आज जो है इतना हुआ है, ठीक है। अब पिघल भी रहा है इसमें आजकल हमारे क्रियाकलापों के द्वारा। तो ये चौड़ा सा क्या है, बहुत बड़ा सा आपका क्या है, ये आपका ग्लेशियर है। तो जब हम इसमें से आइस कोर निकालेंगे तो हमें क्या जानकारी मिलेगी, एक लंबे समय की, जब से इसका निर्माण हुआ है, लंबे समय की जलवायु दशाओं के बारे में हमें नॉलेज होगी। क्या होगी, जलवायु दशाओं के बारे में नॉलेज होगी, क्योंकि ये उसी समय से जो हैं आज स्टोर्ड हैं, ये उसी समय से स्टोर्ड हैं, यानी कि ये उसी समय से जमा हुए हैं। तो ये क्या है, मतलब बहुत दिन पहले, बहुत टाइम पीरियड पीछे आप चले जाओगे तो करोड़ों साल की ये क्या है, नमूने हैं। आज हमारे सामने ये प्रत्यक्ष नमूने हैं करोड़ों वर्षों पुराने। तो हमें उस टाइम पीरियड की जलवायु के बारे में ये जानकारी मिलती है, यानी कि अतीत की जलवायु का प्रत्यक्ष नमूना होते हैं कि ये कौन, आपके यही आइस कोर या आइस कोर। और आइस कोर क्या है, कोई बहुत बड़ा आपका हिमचादर है या फिर ग्लेशियर है, तो उसमें से एक छोटे से हिस्से को ऐसे बेलनाकार रूप में काट के ऐसे निकाल लेते हैं, तो वो है आइस कोर। और ये है क्या, तो ये है जो है अतीत की जलवायु का इनको एक प्रत्यक्ष नमूना माना जाता है। ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि ये आइस कोर का भी कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए कि किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना यह अतीत की जलवायु की जांच का प्रत्यक्ष अभिलेख है। प्रत्यक्ष अभिलेख कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये अतीत जिस बहुत पुराना है ना, और उस समय का ये आप आज भी हम देख रहे हैं, उस समय भी था, तो इसीलिए कहने हैं कि प्रत्यक्ष नमूना था, यानी कि उस समय भी था आज भी है, तो ये प्रत्यक्ष नमूना हो गया। इसको बारे में एक बात आपको याद रखनी, कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से क्रायोजेनिक संकेतक क्या है, तो क्रायोजेनिक संकेतक भी अगर आपसे बोले तो आइस कोर को ही क्रायोजेनिक संकेतक बोला जाता है, क्रायोजेनिक संकेतक। अब आप कहेंगे क्रायोजेनिक संकेतक क्या है, तो ऐसे समझिए कि जो भी चीज़ें आइस या बर्फ से जुड़ी हुई हैं, जैसे आपकी हिमचादर हो गई, समुद्रों या फिर महासागरों में जो आइस प्लेट्स होती हैं वहाँ पे जो जमी हुई आइस होती है, या फिर आपके ध्रुवों पर जो जो जमी हुई आइस है यानी कि बर्फ़ है, या फिर आपके बहुत बड़े बड़े जो हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो हैं। तो इन सब में क्या होता है, जब हम जलवायु परिवर्तन होती है, जब जलवायु परिवर्तन होती है तो इस इन सब में भी परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, पिघलने लगते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ये जलवायु परिवर्तन के संकेतक है ना, ये जलवायु परिवर्तन के क्या हैं, संकेतक हैं। अगर हम जलवायु परिवर्तन करेंगे तो ये जो आपके हिमनद हैं यानी कि ग्लेशियर्स हैं, आपके बड़े बड़े समुद्रों में जो बड़ी बड़ी बर्फ़ की चादरें बिछी हुई हैं, या फिर आपकी जो ध्रुवों की बर्फ़ें हैं, जो ध्रुवों पर जमी हुई आइस है, या फिर जो ध्रुवों के ग्लेशियर्स हैं, वो सब क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं अगर हम जलवायु परिवर्तन करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो। यानी कि ये इंडिकेट करते हैं जलवायु परिवर्तन को, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इंडिकेटर। अब ये एक विशेष प्रकार के इंडिकेटर हैं जो बर्फ़ों से रिलेटेड है, यानी कि आइस से रिलेटेड है, इसीलिए इसको क्रायोजेनिक बोला जाता है। यानी कि जलवायु परिवर्तन को ऐसे इंडिकेटर, जलवायु परिवर्तन को दर्शाने वाले ऐसे संकेतक जो कि आइस यानी कि आपकी बर्फ से जुड़े हुए हों, उन्हें हम क्रायोजेनिक संकेतक बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आई, क्रायोजेनिक संकेतक। आप आइस कोर क्या है, आपका एक क्रायोजेनिक संकेतक है, क्योंकि बर्फ से जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इसकी चर्चा हमने कल भी की थी कि जब हम जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघल के महासागरों में आएंगे, महासागरों में जल की मात्रा बढ़ेगी, जल की मात्रा बढ़ेगी तो समुद्र स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। कृषि पर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कृषि की क्या होगी, मिट्टी की नमी कम हो जाएगी, मिट्टी में लवणता बढ़ेगी। अब ये चीज़ें आपको याद रखना है कि नमी कम होगी, लवणता बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगी, ओवरऑल उत्पादकता जो है प्रभावित हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, जब उत्पादकता प्रभावित होगी, यानी कि जैसे खाना आज 100 लोगों के लिए हो रहा है, लेकिन जब उत्पादकता प्रभावित हो जाएगी तो खाना 80 लोगों के लिए बचेगा। तो अब इससे क्या हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा के ऊपर खतरा आ जाएगा, खाद्य सुरक्षा के ऊपर खतरा आ जाएगा, खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यानी कि अब संसाधन कम हो जाएंगे और लोग जो है संसाधनों के लिए लड़ने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, एक सामाजिक तनाव उत्पन्न होगा, लोगों में आपसी टकराव होगा, सामाजिक टेंशन उत्पन्न होगी। ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये जलवायु परिवर्तन से क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हैं।
यहाँ पे ये जो उदाहरण लिखे हैं इसलिए नहीं लिखे हुए हैं कि ये बस उदाहरण है, आप समझ लीजिए। ये इसलिए लिखे हुए हैं कि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम समझ के क्लास एंड करेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें आगे देखेंगे आने वाली क्लासेस में। आज आपकी दूसरी क्लास भी आएगी। अब आपको ये समझना है, ये जो अभी यहाँ पे लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जिसको कार्बन प्रच्छादन कहते हैं। चलिए इसको देखो, प्रच्छादन लिखा हुआ है ना, प्रच्छादन, पहले यही समझते हैं, कार्बन और आगे लिखा है प्रच्छादन। प्रच्छादन इंग्लिश में क्या लिखा है, सिक्वेस्ट्रेशन, तो हिंदी समझते हैं। प्रच्छादन का मतलब होता है उसको आच्छादित करना या फिर ढकना, ढकना। ठीक है, कार्बन को ढकना। तो आप कहेंगे कि कार्बन को ढकने का क्या मतलब है, तो कार्बन को ढकने का सीधा सा मतलब है, वायुमंडल में आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इसकी मात्रा जितनी होनी चाहिए हमारे जो है क्रियाकलापों के द्वारा उससे ज़्यादा बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है। तो कोई अगर आइडिया हो जिससे कि जो वायुमंडल में आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहीं पे जो है अवशोषित करके संग्रहित कर दें, अवशोषित करके रख दें। जैसे आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, जैसे मान लीजिए आपके पास पानी बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप बॉटल में भर के रख दीजिए, पड़ा रहेगा सूख। अगर उसको बचाव करना है ना, बॉटल में भर के पानी रख दीजिए, पड़ा रहेगा। आपके घर में जैसे पैदावार ज़्यादा हो जाती है, जैसे आलू ज़्यादा हो गई, तो आप क्या करते हैं, उसको बोरे में भर के कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं कि चलो यहाँ पे पड़ा रहेगा, जब घर की आलू खत्म होगी तो यहाँ से उठा लाएंगे। तो इसी प्रकार अब ऐसा कोई तरीका अगर मिल जाए कि जो वायुमंडल में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम कहीं पैक करके कहीं स्टोर कर दें, कहीं स्टोर कर दें। इसी प्रक्रिया को जो वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको पैक करके स्टोर करने की विधि को कार्बन प्रच्छादन बोला जाता है, कार्बन प्रच्छादन बोला जाता है। अब आप कहोगे कि इसको पैक करके स्टोर कहाँ करेंगे, तो इसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कभी कभी मिट्टी में कुछ ऐसे केमिकल्स मिला दिए जाते हैं कि वहाँ पे जो है आपका जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, मिट्टी उसको सोख कर कार्बोनेट में परिवर्तित कर देती है, कार्बोनेट में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, या फिर जो आपके धरती, जैसे हम जहाँ से कोयला निकाल रहे हैं, जहाँ से प्राकृतिक गैस निकाल दे रहे हैं, वहाँ पे खाली स्थान बच रहा है ना, किसी प्रकार से वहाँ पे हम सारी कार्बन डाइऑक्साइड को भेज दें, यहाँ पे स्टोर हो जाए, जो पृथ्वी के नीचे खाली स्थान हो रहा है, हम कोयला निकाल रहे हैं, खाने बन रही हैं, या पृथ्वी के नीचे से हम ईंधन जो जीवाश्म ईंधन निकाल रहे हैं, कच्चा तेल निकाल रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जो अंदर पृथ्वी के अंदर स्पेस हो रहा है, उसके अंदर जो रिक्त स्थान है उसमें हम किसी माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को डालकर वहाँ पे पैक कर देंगे, वहाँ पे पड़ी हो जाएगी, पड़ी रह जाएगी। या फिर महासागरों में भी कुछ तरीके होते हैं कि महासागरों में भी इनको स्टोर किया जा सकता है। तो इसी को क्रिया को क्या कहते हैं, कार्बन प्रच्छादन कहते हैं, यानी कार्बन को स्टोर करना। वही लिखा है कि वायुमंडल में मौजूद CO2 को अवशोषित करके लंबे समय तक सुरक्षित रूप में संग्रहित करना क्या होता है, आपका कार्बन प्रच्छादन कहलाता है। कार्बन का पौधों में भूगर्भिक संरचनाओं एवं समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण क्या कहलाता है, कार्बन प्रच्छादन। अब आप कहेंगे पौधों में क्या है, तो पौधे तो सबसे नेचुरल तरीके हैं, पौधे तो ये तो हम जो आपको बताए कृत्रिम तरीका है। पौधे और महासागर ये तो प्राकृतिक रूप से कार्बन प्रच्छादित करते हैं। आप कहेंगे कैसे भाई, जो वायुमंडल में CO2 है, पौधे जब फूड भोजन बनाते हैं तो इसी को तो ले लेते हैं, तो इसको सोख लिए, खा कर लिए ना, इनको आच्छादित कर लिए, इनको स्टोर कर लिए अपने अंदर, उसको भोजन में कन्वर्ट कर दिए। उसी प्रकार से महासागरों में भी कल आपको बताए थे कि फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और क्या करते हैं, आपका प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, यानी कि वो भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या ले रहे हैं, प्रच्छादन कर रहे हैं। तो ये सब तो नेचुरल हो गए। इसके बाद हमने आपको बताया भूगर्भिक संरचनाओं में इनको स्टोर करना, यानी कि ओवरऑल कार्बन प्रच्छादन आपसे पूछा जाए क्या है, तो वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करके लंबे टाइम के लिए स्टोर करना ही कार्बन प्रच्छादन या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये देखिए हम आपको बताएं ना, निःशेष तेल एवं गैस भंडार, मतलब जहाँ पे तेल और गैस भंडार खत्म हो चुका है वहाँ पे इनको ले जाके रख दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और बात देखते हैं। ये कार्बन प्रच्छादन आप लोग समझ गए, समझा करिए, क्लास में कमेंट करके बताया करिए कि क्या चीज़ें आपको समझ में आई हैं, क्या नहीं समझ में आई। कुछ नहीं समझ में आया होगी तो उनको भी बताया करिए, नेक्स्ट क्लास में उसको हम अच्छे से और डिस्क्राइब किया करेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाइए। चलिए, और इन क्लासेस को अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे भी जाओ, आपका सर्कल है पढ़ने वाला, वहाँ पे भी थोड़ा शेयर करिए। और आप लोगों के लिए हमने बताया कि एक बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जिसको लाया जाएगा, वो और उसका जो है आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, और वो भी एकदम निःशुल्क। अभी तक जब तक हमारे चैनल में ये है कि बिना किसी टीम के बनाए हम अकेले जब तक काम करें तब तक सारी चीज़ें एकदम आपको निःशुल्क आती रहेंगी। आगे देखिए, अब है हमारा IEA के कुछ नवीनतम आंकड़े देखेंगे। उसमें हमें सबसे जो 2-3 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी जो
विश्व है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा कार्बन को उत्सर्जक कौन देश है? जैसे हर देश में कार्बन जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, जो वहाँ की इंडस्ट्री है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है ना, जैसे गाड़ी चल रही है कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, कोयले का यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, क्योंकि जो बहुत क्रियाकलापों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस देश में हो रहा है? तो उसका नाम है, आपको याद रखना है, चाइना। कहाँ पे हो रहा है? चीन में। ठीक है, उसके बाद यूएसए में आपका हो गया, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद रूस में, उसके बाद जापान में। तो इन सब देशों का आपको नाम याद रखना है, या ऊपर के टॉप 3 का याद रखिए। सबसे ज़्यादा चीन का याद रखिए, उसके बाद आपका यूएसए है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद आपका भारत है। इन 3 देशों का नाम आपको याद रखना है कि ये टॉप 3 सबसे ज़्यादा कार्बन को उत्सर्जित करने वाले देश हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए, ये तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन हो गई, ये बताइए दुनिया का कार्बन निगेटिव देश कौन है? तो जो आपका भूटान है उसको इंडिया का कार्बन निगेटिव देश बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, विश्व का कार्बन निगेटिव देश बोला जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आगे ये पॉइंट आपको नहीं याद रखना, आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, इतना डीप में चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। पढ़ना चाहिएगा तो फैक्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। अब इसके आगे की क्लास हम कल देखेंगे। कल की क्लास जो हमारी बेसिकली होने वाली है वो जलवायु परिवर्तन के लिए जो विभिन्न सम्मेलन हैं उन पे जो है होने वाली है, कि कौन कौन से प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, क्या है, कौन किस समय हुए हैं, कहाँ से कितनी चीज़ें हमें याद रखनी है। बहुत ही बेहतरीन क्लास अगली होने वाली है। जहाँ तक है वो क्लास आज शाम में आ जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। टाइम से आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको बढ़िया नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, नोट्स पढ़िए, एंजॉय करिए, और इस बार फाइनल सिलेक्शन आप लोग लीजिए। तथा आप लोग जो है क्लास को जो है या इस चैनल को जो है लोगों से बताइए और शेयर करिए, ताकि थोड़ा और सपोर्ट मिले, तो आप लोगों के लिए और ही बेहतरीन जो है यहाँ पे प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि आपकी फाइनल सिलेक्शन की जो है राह आसान हो सकेगी। और बेस्ट विशेष हैं आप सभी को। होली आप लोग मना लिए हैं, इस बार अगली होली जो आप लोगों की हो वो बढ़िया आप सिलेक्शन वाली होली हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नई क्लास में। यह क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।